वेलकम टू सैम फिजिक्स प्लस वन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, उसके रेस्ट और मोशन के बारे में, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन के बारे में उसकी स्टडी करेंगे। दैट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के आगे थ्री पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स के। फर्स्ट इज स्टैटिक, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? स्टेशनरी वर्ड से मिलकर बना है, स्टेशनरी। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक पोर्शन के अंदर हम जो स्टडी करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट किसके अंदर रहेगा? रेस्ट के अंदर रहेगा। रेस्ट के अंदर मोशन की जो भी स्टडी होगी दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक। काइनेमैटिक्स, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा ना, काइना। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है। यस, तो जब ऑब्जेक्ट का मोशन के अंदर होगा उसकी जो हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा तब जो स्टडी करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स, इट इज आल्सो अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन में होगा ऑब्जेक्ट तब जो स्टडी करेंगे डायनामिक्स। ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? कब हम काइनेमैटिक्स और कब डायनामिक्स होगा। नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कोज, कि मोशन में है, ये मोशन में कैसे आया, इसका रीजन, इसका कोज के बारे में हम जो स्टडी नहीं करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स। बस है मोशन के अंदर, कैसे आया इस चीज पे हम नहीं जाएंगे। डायनामिक्स इंक्लूडिंग इट्स कोज। बॉडी मोशन के अंदर आई तो क्या लगी उस पर? फोर्स। जैसे तो फोर्स उसका क्या है? कोज है। फोर्स उसका क्या है? रीजन है। दैट मीन्स वो जो पोर्शन आएगा तो वो किसके अंदर आएगा? डायनामिक्स के अंदर आएगा। मोशन के रीजन की स्टडी करेंगे वो डायनामिक्स के अंदर आएगा। सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे और उसका कोई कैसे आया हमें उससे कुछ नहीं लेना देना होगा, वो किसके अंदर आएगा? काइनेमैटिक्स के अंदर आएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स। फिर जब हम फोर्स में जाएंगे वो किसका पार्ट होगा? डायनामिक्स का। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स के अंदर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट से जब भी पूछा जाता है तो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। बट ये डेफिनेशन इतनी ठीक नहीं है। क्यों? अर्थ चल रही है, हर बॉडी किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है। तो दैट मीन्स हर बॉडी चल रही है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है? तो इस दुनिया में कोई भी बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट पे नहीं है। नो बॉडी इज एट एब्सोल्युटली एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि एक बॉडी है, ये यहाँ पे रुकी हुई है, ये रेस्ट पे है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि क्या अर्थ चल रही है, ये अर्थ के ऊपर है। तो अगर हम कहें कि किसी के विद रिस्पेक्ट टू कहें, यहाँ पे एक पर्सन है, इस पर्सन यहाँ पे है, वो पर्सन के अकॉर्डिंग कहे कि ये बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है, रुकी हुई है ये, हाँ जी, इस पर्सन के अकॉर्डिंग है। ये पर्सन कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर। अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये बॉडी किस में है? रेस्ट पे। बट एब्सोल्युटली नहीं, इस पर्सन के अकॉर्डिंग है, एक पर्सन के अकॉर्डिंग है। उस पर्सन को अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि वो किस में है? रेस्ट पे है। उस पर्सन को हम बोलेंगे दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ही ये है कि आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछा है, पहले तो ये बताइए। किसी के विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट में हो सकती है बॉडी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, बट एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं होगी। यहाँ बुक पढ़ी है, वो रेस्ट पे है। कोई भी पर्सन यहाँ मेरे सामने बैठा है, वो रेस्ट पे होगा, बट वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो मैं क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग पूछा है, मैं क्या हो गया? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो डेफिनेशन के अंदर ये लास्ट पॉइंट जरूर ऐड करना है, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सबको पता है कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे एज टाइम पैसेज विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, पहले इसको स्टडी कर ही लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स पॉइंट और प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर होगा जिसके द्वारा पूछा जाएगा कि इसके विद रिस्पेक्ट बताओ, वही क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, जिसने बताना है रेस्ट में है या मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके द्वारा उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करे, कि जिसके द्वारा पूछा गया है। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है और मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो मैं उसको क्या डिस्क्राइब कर सकूं, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी डिस्क्राइब कर सकूं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज ना करे तो बॉडी कहेंगे हम रेस्ट पे है। मोशन, if a body changes its position as time passes with respect to frame of reference के अकॉर्डिंग अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो क्या हो गया, मोशन में हो गया। क्लियर? तो जल्दी से इतने पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रेस्ट और मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी है। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाउ। अब ये क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है। हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड विद ईच अदर, कि रेस्ट एंड मोशन आपस में कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। कैन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, क्या एक ही टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मोशन में हो सकता है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनका आंसर एक ही बने, उसका आंसर एक ही रहना है। तो क्या है आंसर, एक पैसेंजर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और एक ट्री को कह रहा है कि वो ट्री इज एट रेस्ट। स्टैंडिंग है, ऑब्जर्वर है जो, और पर्सन है उस वही ऑब्जर्वर है, वो कह रहा है कि ट्री किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। अब वही पर्सन उस स्टेशन से, ट्रेन से पास कर रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, तो वही पर्सन क्या कहेगा, ट्री इज इन मोशन। जो ऑब्जर्वर होता है खुद को रेस्ट पे मान लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करता है। तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उनके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है ट्री और पर्सन के बीच में, तो वो क्या कहेगा, ट्री इज इन मोशन। अपने को रेस्ट पे ही मानता है ऑब्जर्वर हमेशा, तो वो क्या कह देगा कि ट्री किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो देखिए अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड किया कि नहीं किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। पहले वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे था तो कह रहा था ट्री रेस्ट पे है, जब वो मोशन में था तो वो क्या कह रहा था, ट्री मोशन में है। बट वही ट्री है, कभी वो कहता है रेस्ट पे है, कभी वो कहता है मोशन पे है। क्यों? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। पहले वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर था, अब वो फ्रेम क्या बन गया, उसका ट्रेन बन गई है, ट्रेन के अंदर जा चुका है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे ये एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, सामने एक पर्सन बैठा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो सेकंड पर्सन क्या कहेगा फर्स्ट पर्सन को कि वो रेस्ट पे है। क्यों? हालांकि ट्रेन चल रही है फिर भी वो कहेगा रेस्ट पे, क्यों? बोलते सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सामने बैठा है, 10 मिनट बाद भी वहीं बैठा है, 15-20 मिनट बाद भी वही बैठा है, मतलब उनकी पोजीशन बीच की चेंज हो ही नहीं रही, डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, तो वो उसी पोजीशन पे है। तो वो क्या कहेगा, ये किस में है, रेस्ट पे है। यहाँ से एक प्लेटफॉर्म से पास करती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म से, वहां पे एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या कहता है, थर्ड पर्सन कहता है कि फर्स्ट पर्सन इज इन मोशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इज एट रेस्ट,
अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन इज इन मोशन। तो सेम टाइम पे एक पर्सन कह रहा है कि वो रेस्ट पे है, एक पर्सन कह रहा है कि मोशन पे है। तो यानी कि सेम टाइम पे बॉडी रेस्ट पे और मोशन पे हो सकती है। तो यस, बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, बट डिपेंड किस पे करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड किस पे के ऊपर करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है। क्लियर? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है कि फर्स्ट पर्सन रेस्ट पे है, सेम टाइम पे ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है? मोशन पे है। क्यों? ट्रेन तो निकल गई, ये पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, बट ये पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो 3 टाइप्स हैं मोशन के, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी, सर्कुलर एंड रोटेटरी, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। तो फर्स्ट देखते हैं रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी। तो रेक्टिलिनियर, लीनियर मीन्स लाइन। तो ऑब्जेक्ट एक लाइन के अंदर मोशन करे, उस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। बट दोनों में डिफरेंस है एक छोटा सा। वो डिफरेंस क्या है? एक में सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइन की फॉर्म में मूव करे, जैसे पॉइंट लाइन की फॉर्म में मूव करता है, तो तब हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। और एक में पूरी बॉडी, ऐसे ये बॉडी है, ऐसे लाइन की फॉर्म में मूव करे बॉडी। तो जब बॉडी मूव करती है तब उसको हम रेक्टिलिनियर नहीं कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इज दैट मोशन इन विच अ point mass body is moving along a straight line, और complete body then it is called translatory। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट मोशन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। देखिए एक बार ट्रांसलेटरी में एक चीज और है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे चली और चल के ऐसे आगे चल के ऐसे होगी, ऐसे गई ऐसे होगी। तो क्या ये ट्रांसलेटरी है या नहीं? तो ये ट्रांसलेटरी नहीं है। सारे पार्टिकल्स इस बॉडी के, सारे पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस कवर करने चाहिए सेम टाइम के अंदर। तो इस पार्टिकल ने तो सेम टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया। तो इस पार्टिकल ने कम डिस्टेंस कवर किया, इसने थोड़ा ज्यादा, इसने थोड़ा और ज्यादा, इसने मैक्सिमम। दैट मीन्स सब पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया सेम टाइम के अंदर। तो ये ट्रांसलेटरी नहीं है। ट्रांसलेटरी कौन सा होगा? जब ये ऐसे मोशन करेगी और ऐसे, तो सेम पार्ट डिस्टेंस कवर करे हर पार्टिकल सेम टाइम में। ये देखो यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना, ये सब सेम कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रांसलेटरी। ना सर्कुलर एंड रोटेटरी। सर्कुलर मोशन क्या है? जब मोशन कैसा हो? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में मोशन हो, सिंपल नाम से पता लग रहा है सर्कुलर मोशन होगा। रोटेटरी और सर्कुलर में क्या फर्क है? वही सेम डिफरेंस है। क्या? जब एक पॉइंट मास बॉडी, जब एक पॉइंट मास बॉडी ऐसे करे तो दैट इज सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन कौन सा होगा? जब कंप्लीट बॉडी सर्कल्स बनाए, ऐसे सर्कल की फॉर्म में जा चल रही है। इसका ये वाला पार्टिकल देखिए ऐसे सर्कल बना रहा है, ये वाला पार्टिकल देखिए ऐसे सर्कल बना रहा है। सारे पार्टिकल एक सर्कल ऐसे बन रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे सर्कल बना रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे बना रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे बना रहा है। तो सारे पार्टिकल सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कंप्लीट बॉडी पार्टिकल कंप्लीट बॉडी सर्कल की फॉर्म में मूव करे, तब हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। और सर्कुलर मोशन सिर्फ एक पॉइंट जब ऐसे
मूव करता है सर्कल की फॉर्म में, तब हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? जब हम ऐसे एक फिक्स पोजीशन होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उस पॉइंट के उतना ही आगे जाता है और उतना ही पीछे जाता है, लाइक पेंडुलम। ये पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको। और ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, सेम टाइम पे रिपीट होता रहता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम इसको यहाँ आने लगा, फिर उतने टाइम उतने आने में लगेगा, फिर उतना टाइम आने में लगेगा। तो मोशन रिपीट हो रहा है, ये ऐसे, फिर रिपीट हो गया, फिर उतने टाइम बाद फिर रिपीट हो गया। एक फिक्स पॉइंट के अराउंड उतना ही आगे जाना, उतना ही पीछे जाना, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, रिपीट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता रहता है? रिपीट होता रहता है टू एंड फ्रो मोशन। किसके अराउंड? एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस इनमें था वो मत सोचना कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक बॉडी, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा अलग है। ये मोशन ऑसिलेटरी है और ये जैसे कंपनी होती है ना, उसको वाइब्रेट क्यों हो रहा है, ऐसे मोबाइल वाइब्रेट होता है, कंपनी से होती है, उसको बोलते हैं दैट मीन्स एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो जाए, अगर ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो जाए, तब हम उस मोशन को बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एंड मींस एक्सट्रीम। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को लेकर बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाता है, बिकम्स वेरी स्मॉल, तब हम उस मोशन को कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी लाइन के अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक बॉडी, बॉडी के सारे पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करने चाहिए, तभी ट्रांसलेटरी कहा जाएगा। सर्कुलर, सर्कल की फॉर्म में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर, अगर पूरी बॉडी then it is rotational motion. Oscillatory, to and fro motion about a fixed point, after repeat after a fixed interval of time, but ये amplitude becomes very small, then it is called the vibrational motion. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में हम बार बार कह रहे थे कि एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बॉडी और एक कंप्लीट बॉडी। एक्चुअल में पॉइंट मास बॉडी किसको माना जाता है, कब माना जाता है, कब वही बॉडी तो एक बॉडी कंप्लीट बॉडी मानी जाती है, और उसी बॉडी को हम किसी सिचुएशन के अंदर पॉइंट मास बॉडी भी मान लेते हैं। तो उस चीज़ को समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। बड़े ध्यान से समझिएगा, हम डीप जाके समझेंगे। डेफिनेशन इतनी इजी है कि एक सेकंड में समझ में आ जाएगी, बट हमें इसके डीप जाना होगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट में जाना होगा, तब जाके क्लियर होएगा पूरा अच्छी तरह से। इफ साइज ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, जब एक बॉडी बहुत ही ज़्यादा 100 ऑफ किलोमीटर्स का मोशन कर लेती है, तब हम उस बॉडी को कहेंगे उस मोशन की रेंज के आगे कि वो बॉडी तो एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट मास बॉडी। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन बना के समझना होगा। हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कब कोई बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानी जाती है और कब नहीं। तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। जैसे हमारे पास एक छोटी ट्रेन है और एक बड़ी ट्रेन है, एक छोटी ट्रेन है और एक बड़ी ट्रेन है।
इस पोल को क्रॉस करना है, इस पोल को क्रॉस करना है, तो ये क्रॉस का मतलब है कि इसकी बैक साइड कंप्लीट इसको निकल जाना। जब इस पोल को क्रॉस करना है तो क्या ये सेम टाइम पे इस पोल को क्रॉस कर जाएंगी? नहीं, ये पहले कर जाएगी, सेम स्पीड से चल रही है दोनों, ये पहले कर जाएगी और ये लेट करेगी। क्यों करके? इसका ये वाला पोर्शन भी है, ये लेट करेगी इसको क्रॉस करने में और ये पहले कर जाएगी। दैट मीन्स इसके साइज के कारण ये प्रॉब्लम आई, इसके साइज के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसका साइज थोड़ा और छोटा कर दे तो वो इससे भी पहले कर जाएगी। साइज के कारण मोशन पे इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। साइज को छोटा बड़ा करने से मोशन पे इफेक्ट आए तब हम कहेंगे नहीं है। अगर हम ये कहें कि इनको एक छोटी ट्रेन है और एक बड़ी ट्रेन है, इसको सिरसा से ही बेंगलोर जाना है, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, 100 ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो गया। तब सेम स्पीड से चल रही हैं, तो प्लेटफॉर्म पे जो बेंगलोर का प्लेटफॉर्म है, सिरसा से चलकर वहां पहुंचना है, तो इस यहां से लेकर यहां पहुंचने में क्या प्लेटफॉर्म पे सेम स्पीड से चल रही है तो सेम टाइम पे पहुंचेंगी? बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचेंगे। उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने पे ये ट्रेन लेगी और उतना ही टाइम ये वाली ट्रेन भी इस यहां से यहां तक पहुंचने में लेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि साइज के कारण कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो 100 ऑफ किलोमीटर की जब बात आ रही है, रेंज ऑफ मोशन की बात आ रही है, तब हम यही कह रहे हैं कि ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। अगर इसका थोड़ा साइज और छोटा कर दूं, मैं एक पॉइंट ही ले लूं, तो वो भी यहां से इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सेम टाइम लेगा, अगर स्पीड इज सेम, अगर स्पीड सेम है तो दैट मीन्स इसके एग्जांपल में देखें तो यही बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। अगर इस एग्जांपल को देखें तो यही बॉडी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कब कौन सी बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानी जाएगी और कब कौन सी बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक ब्रिज है, हंड्रेड मीटर का लेते हैं, 100 मीटर का। सिंपली एक बस समझने के लिए हम ले रहे हैं, 100 मीटर का ले लिया। एक व्हीकल है, उसको हम 10 मीटर का ले लेते हैं। कितने का ले लिया? 10 मीटर का ले लिया हमने। और हमने ये सपोज कर लिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। थोड़ा सोचिए कि ये कितने टाइम पे ब्रिज को क्रॉस कर लेगा, कितने टाइम के अंदर ये ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। यस, तो कितने टाइम में कर लेगा ये ब्रिज को क्रॉस? तो स्टूडेंट्स जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो 100/10 को लेकर 10 सेकेंड बोलते हैं, 10 सेकेंड के अंदर इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। बट वो 10 सेकेंड में ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? 10 सेकेंड में तो ये यहां पे पहुंचेगा ना, ऐसे। यस, तो यहां पे पहुंचेगा वो 10 सेकेंड के अंदर। तो 10 सेकेंड में तो यहां पे पहुंच जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्टेंस बाय में स्पीड, है ना। तो 10 सेकंड में तो यहां पे पहुंचेगा, क्रॉस तो नहीं होगा ना। क्रॉस का मतलब है, मैंने बताया कि ये लास्ट पॉइंट यहां से निकल जाना। तो देखिए इसकी लेंथ की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। ये कितना है, 10 मीटर, कितनी स्पीड से चल रहा है, 10। तो 10/10 डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो 10/10 प्लस 1 सेकेंड, तो 11 सेकेंड लेगा इसको क्रॉस करने में।
इसको क्रॉस करने में कितना लेगा, 11 सेकेंड लेगा, है ना। अब देखिए, तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 मीटर का ब्रिज है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है, तो दैट मीन्स 11 सेकंड में इसको ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, सिर्फ ये वाला पॉइंट, इसका साइज मतलब मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, इसका सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लिया। जब ये वाला पॉइंट यहाँ से चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ से चलेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या वो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, 11 सेकंड लेगा कि 10 सेकंड लेगा। तो यस, पॉइंट जो है वो कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड लेगा। लेकिन ये बॉडी कितना टाइम ले रही है, 11 सेकंड ले रही है। दैट मीन्स इसके साइज के कारण इसके ऊपर इफेक्ट आया कि नहीं आया, आया, मोशन पे इफेक्ट आया। तो इस सिचुएशन के अंदर हम बात करें तो ये बॉडी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये सिचुएशन के अंदर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानी जाएगी। क्लियर? ओके, तो यस, तो if a size of the body is negligible in comparison to its range of motion, तो कब मानी जाती है, जब बहुत बड़ा मोशन हो और उसका साइज खुद का निगलेक्ट हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि वो एक पॉइंट मास बॉडी है। और उसके साइज को चेंज करके आप समझा कीजिए, अगर उसके मोशन पे इफेक्ट आता है, साइज को चेंज करने से उसके मोशन पे इफेक्ट आता है, तो वो बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी। अगर मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता तो वो बॉडी पॉइंट मास बॉडी होगी। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अब एक साइकिल पर्सन एक साइकिल चला रहा है, साइकिल के स्टैंड ऊपर आगे क्या बैठा है, एक मंकी बैठा है। कौन बैठा है, मंकी बैठा है। तो जब वो मंकी बैठा है साइकिल के आगे, तो अगर वो मंकी को छोटा या बड़ा कर दे तो वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट माना जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर छोटा या बड़ा कर दें तो क्या उसके मोशन पे इफेक्ट आएगा, वो मोशन वैसे ही रहेगा। तो दैट मीन्स इस केस में कहें कि वो मंकी जो आगे उसके बैठा है साइकिल पे, तो वो उसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़े डालेगा। अगर उसके मंकी के साइज को भी छोटा बड़ा कर दे तो उस केस में कहेंगे कि वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। क्लियर? स्पिनिंग ऑफ बॉल, स्पिन करते हैं ना बॉल को, हम स्पिन करते हैं, क्या वो मोशन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए बॉल को स्पिन करना, अब उसके साइज को चेंज करके देखिए, बिल्कुल छोटा सा कर दो, कर दिया। अब इतना छोटा बॉल को आप वैसे ही घुमाओ, क्या वो घूम जाएगी, नहीं। अगर हमारे हाथ में कंप्लीट आ रहा है साइज तो ऐसे घुमाते हैं तो घूम जाती है ना, टर्न करवा सकते हैं उसको, स्पिन करवा सकते हैं। बट अगर उसको साइज को छोटा सा कर दें, उसको ऐसे स्पिन करवाएं, वो स्पिन नहीं करेगी। तो उसके साइज से छोटा बड़ा करने से उसके चेंज आ रहा है, उसके मोशन पे इफेक्ट आ रहा है, उसका मोशन वैसे नहीं रह रहा। तो क्या कहेंगे, स्पिनिंग ऑफ बॉल एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए डेफिनेशन बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन इसके डीप जब गए तो काफ़ी कुछ हमें पता लगा। कंसंट्रेशन समझोगे तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो कब किस सिचुएशन में किसी बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानना है, कब नहीं, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।